मैंने आज एक पुरानी कविता ढूंढ के निकाली थी अपनी। ये मैंने लिखी थी 15 मई सन 1993 में, तो तब मैं पढ़ती होती थी। तो बिल्कुल स्वागत। कौन सा वो कविता 1993 मैं क्लास 3 में था दीदी, बता दूं। मैं पढ़ रही थी, मैं एमसीए कर रही थी, ठीक है। उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। खैर वो नहीं पढ़ती, चलो। तो मेरी कविता थी ख्याल वाली, जो तरन्नुम में कोशिश की थी सुनाने के लिए, वो लिखी थी 1988 में। आज 4 साल का था। क्लासिक पोइट्रीज का जमाना आ गया है आज। एनीवे, तो इसके लिए मैंने कुछ स्टार्टिंग में जो लिखा था कि यूं ही सोचते सोचते आज के समाज के इन सफेद पोश लोगों के प्रति पल रही वितृष्णा ने सिर उठाया तो लेखनी चल पड़ी। अपना सफर तय करने के उपरांत कैसी बन पड़ी है ये आप पर छोड़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है समाज। प्रसिद्धि पाने की चाहत किसे ना होगी। कुछ लोग नाम पाने के लिए गरीबों का खून चूसकर संचित किए हुए धन से कुछ अंश बांट देते हैं उन्हीं को। फिर उनका काम शेष नहीं रहता। काम करते हैं फिर उनके पिछलग्गू। नाम होता है, शोहरत मिलती है, पर किसी को साहस नहीं होता पूछने का कहां से आई इनके पास अतुलित दौलत। गरीबों की आह रह जाती है ठंडी ठंडी सांसें भरकर, और उनके नाम पर खुलते जाते स्कूल, अनाथालय, अस्पताल और नारी निकेतन। पर क्या वास्तव में भला होता है उनका जिनको जरूरत है मदद की, सहायता की? स्कूल में पढ़ते पूंजीवादियों के बच्चे, जिनको पता नहीं दरिद्रता क्या, अभाव क्या, क्योंकि चंदे की रसीद तो उनके पिता काटते और वो कार में बैठकर स्कूल जाते। कभी कभी कुछ चैरिटी शो भी हो जाते अनाथ बच्चों के लिए खुले अनाथालय के नाम पर, जहां अनाथ रहते, जिंदगी गुजारते, सड़ी सब्जियां, कंकड़ वाली रोटी, दाने दाने के लिए दाल में निज को डुबकी लगाते। पल पल मरते यह रहकर घुटन भरी जिंदगी का एहसास सालता रहता। फिर सोचते भले थे इससे फुटपाथ पर इन अनाथों का फिर होता एक अलग संसार, जहां ये आपस में समझते दुख दर्द, बांटते प्यार, देते सांत्वना, सोचते पढ़ाई में ही बढ़े आगे। कभी किसी को कोई अपना बनाना आता, कभी किसी को कोई अपना बनाने आता। पहले तो बिछुड़ने के भय से ये रोते, पर फिर एक हर्ष की फुहार भिगो देती तन मन सबके कि ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के फजलो करम से जिस तरह आई खुशी जिंदगी में इसकी, नरक की बेड़ियों से बंधक मुक्त हुआ आज से कभी हम भी होंगे, कभी होगा हमारा भी एक घर, जहां हमें भी अधिकार होगा रूठने का। इस तरह जिंदगी का पहिया चलता जाता। इनकी दुनिया में कभी कोई आता, कभी चला जाता। अनाथालय, जहां मासूम कलियों को खिलने से पहले महसूस कर किया जाता है बड़ा। अस्पताल खुलते तो गरीबों के नाम पर यहाँ तो भर्ती होने के लिए भी होना चाहिए वृद्ध हस्त सिर पर। आम लोग तो विशालकाय द्वार पर ही ठिठक जाते, रुक जाते नाम देखकर ही, बढ़ जाते आगे। जानते हैं ना कि नहीं है पूछ इनकी यहाँ तो चढ़े हैं भाव वार्ड बॉय तक के। इसके बनाने के शुरुआती दौर में जनता वैसे हुई थी बहुत प्रसन्न, पर 4 दिन में उद्घाटन के खुल गई थी आंखें इनकी, जब धरातल पर पांव टिके थे उनके कि भाई यहाँ तो होता ही है इलाज उनका, जेबें भरी होती हैं जिनकी ठसाठस। आखिरकार एक अस्पताल बनवाने में आती है लागत कितनी? अरे मूर्खो, तुम्हारा इलाज करके खींच पाते क्या हम उतना? और वैसे भी यहाँ लगे हैं बड़े बड़े उपकरण, मशीनें विदेशों की, जिनका उपयोग होता बड़ी बड़ी बीमारियों में। अब गरीबों को भला कहाँ से होते ये रोग जिनमें जरूरत पड़ती इन उपकरणों की? बड़े लोगों को ही होती हैं बड़ी बीमारियां। गरीब को अगर बड़ी बीमारी हो जाती तो ये उसकी तकदीर का दोष है। नादान टक्कर लेने चला है उनसे, कुछ नहीं होता फिर उसका, घिसट घिसट कर मृत्यु की ओर बढ़ता जाता, वो पल पल क्षण क्षण। क्योंकि अस्पताल तो अमीरों की सैरगाह है, जहां एक मामूली सी छींक को भी उनकी समझ लिया जाता कुछ खास, और गरीबों के जानलेवा रोग को भी कर दिया जाता अनदेखा। नारी निकेतन बनवाना तो उनकी महान उपलब्धि है, जहां नारियों को रखा जाता ताकि समाज की भेड़ियों से बचाकर महफूज रखा जा सके उनको। अंतर नारी निकेतन के नारियां बचती फिरती वहां के कर्मचारियों से। फिर यदि कोई भागने का करती प्रयास तो दे दिया जाता उसे बदचलन पतिता का खिताब। शोषण के नित नए पहलू से वाकिफ होती नारी यहाँ भय आतंक के साये में सांस लेती और दूसरों के सामने खुश रहने का दिखावा करते करते शून्यहीन सी रहती।
क्योंकि नहीं तो प्रेस वालों के जाने के बाद शुरू किया जाता फिर एक दमन चक्र। नहीं कोई आता बचाने को, पुकारती वो थक जाती। बेकसूरों की नारी निकेतन जहाँ का माहौल आदि है, बेकसूरों की सिसकियां सुनने का, घुटन के एहसास तले मरमर के जीती, क्योंकि बाहर से लाकर रखा था यहाँ की असमत सुरक्षित रहेगी यहाँ, पर यहाँ तो उस बात का ही कोई अर्थ नहीं है। ऊपर से नीचे तक उसको धकेला जा चुका है कीचड़ में। वे सोचती है इससे हमसे तो अच्छी है वो जो डंका बजाकर रखती है हौसला करने का ये सब, और कुछ तो होता है उनको स्वच्छंदता का एहसास। एक कोना उनके पास होता है अपना, पर यहाँ तो जानवरों की तरह या आदम युग की ही भांति गुजारनी पड़ेगी जिंदगी जिससे हो चुकी है घृणा, पर रोते जाना है वो जिसका मौत के आगमन तक। नारी निकेतन जहाँ सिसक रही है जिंदगी। ये तो बात थी कुछ सफेद पोश लोगों की। शेष बचे लोगों का जीवन कट जाता है नून तेल लकड़ी की फिक्र में। उन्हें नहीं ध्यान रहता किसी बात का, पर कभी कभी मन में सुख इच्छा को वाणी देने के लिए कर दिए जाते कुछ नेक काम उनके द्वारा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग लगे हैं निर्लिप्त भाव से दीन दरिद्र की सेवा में। किसी डॉक्टर ने खोला अस्पताल एक अनजान से ग्राम में, और गरीब देते दुआ जिसके हृदय से, वही होता उसका शुल्क, उसकी विद्या का उचित पुरस्कार। इसी प्रकार कोई वृद्ध अधेड़ से व्यक्ति या कोई मेधावी युवक प्रण कर बैठे हैं देश को शिक्षा की ज्योति से आलोकित करने का। वो पढ़ा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। जब उनका कोई शिष्य प्राप्त करता किसी उच्च लक्ष्य को, आता सिर नवाए पास उनके, आंखें भर आती उनकी, होती यही उनकी पूर्ण गुरु दक्षिणा। साथ ही साथ कई लोग करते हैं बेइंतहा प्यार बच्चों से, लगे रहते हैं निरंतर प्रयास में देश के भावी नौनियाल ये फूल कहीं मुरझा ना जाए खिलने से ही पहले। उनके अथक प्रयासों से आगे बढ़ते कोमल मासूम नाजुक बच्चे जिनके हृदय में ईश्वर का वास होता है। पर आज ऐसे लोग हैं कितने? यद्यपि आवश्यकता है आज भीषण उनकी जिनको चाहत नहीं पुरस्कारों की, इनामों की, जिनके लिए कर्म करना ही लक्ष्य है प्रदान। आज हमें सबके हृदय में मानव जाति के उद्धार के लिए, भले के लिए कुछ करने की चाहत को सींचना होगा स्वयं चंदन वृक्ष बनकर मानव रूपी सड़कों को झेलते हुए अपनी शीतलता गरिमा बनाए रखना होगा। इसका उपसनार है, मैंने लिखा है मानवता, पहले भी सुना चुकी हूँ। वैसे टूट चुकी है जो मानव के ही चारित्रिक पतन के कारण, पर थाम ली है डोर जिसकी कुछ लोगों ने, तथा जिसके फलस्वरूप ले रही है सांसें वो दम तोड़ चुकने के बाद। ये थी मेरी कविता। बहुत खूब। पूरा समाज का आपने प्रियंका जी पूरा चित्रण किया है जो 1993 में आपने लिखा था, उसमें कोई भी स्थिति आज की तारीख में बदली नहीं है। हाँ, वो बहुत ही यथार्थ चित्रण, एकदम एक एक चीज का बहुत ही अच्छे से अपने सटीक किया है। चलचित्र की बात ही हम लोग देख रहे हैं उस सब चीज को सामने का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन तथ्यों पर, जिन विषयों पर हम आज सोचते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ये परेशानियां आज की नहीं है, पुरानी है। ये पीढ़ियों से चली आ रही है जो अभी तक अनवरत चलते ही आ रही है। मीडिया वगैरह हो गया तो सब बात पता भी चलती है ना, पहले तो कुछ था पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा।